हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर में डिस्कशन किया था अबाउट द प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ अप्रोचेस थी, जिस पर हमने डिस्कशन किया था अबाउट द ग्राफिकल मेथड, उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड्स में हमने एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा था। उन मेथड्स की हेल्प से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था और उनके सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए थे। इसके बाद हमने अप्रोच की थी कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किस तरीके से लेके आया जाएगा, दैट इज वी कैन से रिड्यूसिबल फॉर्म इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और उन इक्वेशंस के बेसिस पर रिड्यूस करने के बाद हमने उनका सिंप्लीफिकेशन किया था और उनका सोल्यूशन निकाला था। मीनवाइल हमने साथ ही साथ एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्कशन किया था कि कभी लीनियर इक्वेशन जो हैं इनके कोफिशिएंट इतने टिपिकल होते हैं और साथ ही साथ उसमें एक फीचर्स भी होता है कि उनके डायगोनल कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो जिसको स्पेशल इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। और उन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए स्पेशल अप्रोच फॉलो की जाती है, जिसमें हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसमें लीनियर इक्वेशंस के डायगोनल कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो उनको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी स्पेशल इक्वेशन कहा जाता है। और उस स्पेशल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल वे देखा था हमने लास्ट टाइम में। आज उसी पर्टिकुलर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम उन क्वेश्चंस के बारे में, उन लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जिनमें कोई पर्टिकुलर इक्वेशंस, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि कोफिशिएंट के रेशो के बेसिस पर हम डिसाइड ये कर सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें हाउ मेनी सोल्यूशन, कितने सोल्यूशंस मिलेंगे और वो सोल्यूशन का टाइप क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, या सपोज उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, दैट इज वी कैन से नो सोल्यूशन। तो उन सॉल्यूशंस में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिसमें कोई भी एक या एक से ज़्यादा अननोन जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना चाहना। क्या आपको दिया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आइदर यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, या सपोज नो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। उन इक्वेशंस में कोई ना कोई अननोन कांस्टेंट अटैच होता है, एसोसिएटेड होता है। उस अननोन कांस्टेंट की किस वैल्यू के लिए हमारा गिवन इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा या नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो उस अननोन कोफिशिएंट, अननोन कांस्टेंट जो एसोसिएटेड है उन वेरिएबल्स के साथ में, उनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इसको डिस्कशन करेंगे। तो अननोन एक या एक से ज़्यादा कांस्टेंट्स को हमें पता करना जब हमारे पास सॉल्यूशन आइदर यूनिक, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन हो। तो इस तरह की कैटेगरी के लिए सबसे पहले अपन एक रिवाइज कर लेते हैं, या सपोज हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 है सपोज कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट, यहां पर सपोज k है, फॉर व्हाट वैल्यू k डज द पेयर of linear equations for what value of k does the pair of linear equations has, अलग अलग कैटेगरी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक सॉल्यूशन मींस इसमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें कोई अननोन कांस्टेंट k आएगा। उस k की वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास गिवन इक्वेशन, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें।
और वो इक्वेशंस हमें दी गई हैं kx प्लस 2y -5 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दी गई है 3x प्लस वाई -1 इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। ये दोनों लीनियर इक्वेशन में अननोन कांस्टेंट k एसोसिएटेड है और इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर हमें आंसर यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए, k की किस वैल्यू के लिए ये सोल्यूशन, ये इक्वेशंस यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी, ये हमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ये है कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो फॉर्मेट होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उससे आप कंपेयर करेंगे एंड कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे अपन जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयरिंग करते हैं इक्वेशंस को तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, वी गेट a1 की वैल्यू हमें मिली k, b1 की वैल्यू 2 और c1 इक्वल्स टू -5, a2 इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल्स टू 1 और c2 इज इक्वल्स टू -1। अब इन कोफिशिएंट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हम अप्लाई करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में हमें मिलता है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की कि a1 अपॉन में a2, जो कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वही होता है कि a1 अपॉन में a2 का रिजल्ट b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हालांकि देयर इज नो रोल ऑफ c1 एंड c2 इन यूनिक सॉल्यूशन। तो इसी कंडीशन को हम फॉलो करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन में कब मिलेगा, जब इस कंडीशन को वो इक्वेशंस फॉलो करेंगी। तो यहाँ कोफिशिएंट्स को हमने प्लेस किया, तो दिस इज इक्वल्स टू k, a2 का मतलब 3 है, नॉट इक्वल टू, एंड दिस इज b1 इज 2 एंड b2 इज 1। इस तरह से रिजल्ट मिला। हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इम्प्लाइज k में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो k, बीच में जो साइन है वो एज इट इज 3 2 6। ये रिजल्ट आपके पास आया कि यूनिक सॉल्यूशन में k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। मतलब क्या, मतलब ये है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हर वैल्यूज के लिए कोई भी वैल्यूज आप, यानी कोई भी रियल वैल्यूज आप प्लेस करते हैं k की जगह, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सेप्ट k इज नॉट इक्वल टू 6 का मतलब एक्सेप्ट द वैल्यू 6। दिस इंप्लाइज द पेयर ऑफ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन for all real values except k equal to 6। इसका मीनिंग यह है कि आपको उस पर्टिकुलर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हर बार अपन को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। k की आप डिफरेंट कोई भी वैल्यूज आप प्लेस कर सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यूज को आपने प्लेस किया और रिजल्ट उससे बेसिस पर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि k की वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। अगर k की वैल्यू 6 होगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं होगा। आइदर इनफाइनाइट मेन्यू हो सकता है, नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, पर k की वैल्यू 6 को छोड़कर बाकी यू कैन कंसीडर एनी वैल्यूज अदर देन k, अदर देन 6 टू गेट यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये कॉन्सेप्ट यही समझ में आया। इसमें हमेशा आंसर, ये ध्यान रखिए, हमेशा जो आंसर आता है यूनिक सॉल्यूशन के केस में वो हमें नॉट इक्वल टू के टर्म्स में होता है कि कोई भी अननोन कांस्टेंट नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू इज प्रोवाइड्स द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि k की जगह 6 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज आप
कोई भी वैल्यूज अलाउ हो सकती है, तो उसके लिए आपको हर बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ भी होता है 6 के अलावा आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा आंसर यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा, नथिंग एल्स। कब? जब 6 को छोड़कर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल अपन कंसीडर करते हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 कंसीडर करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें यूनिक सोल्यूशन, फिर से कोई अननोन कांस्टेंट के है, एक अनदर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इक्वेशंस आर x + 2y = 3 एंड 5x + ky + 7 = 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इनमें भी पूछा गया है k की किस वैल्यू के लिए आपको यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। एक और एग्जांपल इसमें यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो इस केस में अगेन वही चीज़ कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर इक्वेशंस नहीं है तो कन्वर्ट करा जाएगा। जैसे = में 3 लिखा है तो सबसे पहले राइट साइड पे 0 लाइए, उस टर्म को, कांस्टेंट को लेफ्ट में लाकर। फिर उसके बाद आप जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हैं वो ऑब्वियस, ये इक्वेशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब आपको करना क्या है, कंपेयरिंग करेंगे। अगर हम कंपेयरिंग करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से लीनियर इक्वेशन के, तो हमें रिजल्ट मिलता है कि a1 की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, b1 हमारे पास 2 है, c1 -3 है, a2 आपके पास 5 है, b2 अपने पास k है और c2 की वैल्यू +7 है। हालांकि यूनिक सॉल्यूशन में जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज़ नो रोल ऑफ C1 एंड C2, बट हमें फॉलो करना है। अगेन फिर से यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करी और यहाँ पे प्लेस किया, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से a1 1 है, a2 5 है, b1 आपका 2 है और b2 5 k है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर अपन को k इज़ नॉट इक्वल टू 5 2 10। तो आपके पास इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये है कि आपको इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर यूनिक सॉल्यूशन हमेशा हर बार मिलेगा अगर आप k की वैल्यू 10 नहीं रिप्लेस करते हैं। अगर k की वैल्यू 10 नहीं होती है तो आपको हमेशा फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू अदर देन 10 प्लेस करने पर हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट k = 10। 10 को छोड़कर k की वैल्यू अगर 10 रख दी जाए तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बाकी 10 को छोड़कर आप किसी भी वैल्यूज़ को रिप्लेस करा जा सकता है। तो हमेशा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करेगा आपको यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब यूनिक सॉल्यूशन के केसेस में तो हमने ये 2 एग्जाम्पल देखे, दैट इज सफिशिएंट, आपको समझ में आया होगा। नाउ वी कंसीडर कि अब हमें केसेस जो इम्पॉर्टेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उस केस में हमें कई बार ऐसा भी क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन के लिए मिल सकता है, यूनिक सॉल्यूशन ना कहते हुए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो ग्राफ हमें मिलेगा हैज़ की जगह प्रोवाइड that is we can say intersecting lines। मान लीजिए क्वेश्चन यही है, पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बने तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको जैसे मैंने बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब जनरेट होती हैं, जब a1/a2 और b1/b2 आपस में एक दूसरे के इक्वल ना हो। दैट इम्प्लाइज यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए k की वैल्यू क्या होना चाहिए, या अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है और वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस के फॉर्मेट में जनरेट होता है तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए, अननोन कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अगर सेम क्वेश्चन है तो आपके पास आंसर यही आएगा कि
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से प्रोवाइड किया जाता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें उनको कहते हैं जिनमें एक सिंगल पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट अ सिंगल पॉइंट, और उससे हमें जो सिंगल पॉइंट जिस पर इंटरसेक्ट किया जाता है वही उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कब प्रोवाइड करेगी, जब के की वैल्यू आपको 10 ना हो, बाकी सारी रियल वैल्यूज़ के लिए हमेशा लाइन जो है इंटरसेक्टिंग बनेगी। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है वेरी शॉर्ट आंसर के टर्म्स में, तो आप इसका इस तरह से सोल्यूशन लिख सकते हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 कि अब आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने पर मान लीजिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिले, तो उसमें अननोन कांस्टेंट के की वैल्यू क्या हो कि आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिले। इसके लिए अपन एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए अपन को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए सपोज 2x + 3y - 5 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 6x - ky -15 = 0। मान लीजिए आपके पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है। k की किस वैल्यू के लिए ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने जो सॉल्व किया उसका रिजल्ट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिले, मतलब सो मैनी रिजल्ट्स। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता तो आप हमेशा आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलता है रिजल्ट में। कंपेयर किया तो a1 हमारे पास मिला 2, क्योंकि ऑलरेडी इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। a1 is 2, b1 is 3, c1 is -5, a2 = 6, b2 = -k एंड c2 is equals to -15। ये हमें कंपैरिजन करने पर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में रिजल्ट ये मिला। अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आपको कंडीशन दी है कि k की वैल्यू किसके लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 शुड बी also equals to c1/c2। ऑल रेशियोज आर इक्वल, ये कंडीशन है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए। कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए, जिससे हमें इनफाइनाइट अनलिमिटेड इसमें जो है सॉल्यूशंस हमें मिल पाए। हम कोफिशिएंट्स को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 2/6 इज इक्वल टू b1 is 3 अपॉन में -k इज इक्वल्स टू -5/-15। इन इक्वेशंस में अगर k का टर्म एक जगह पर आता है सिर्फ एक कोफिशिएंट में, तो हम बाकी दो कोफिशिएंट के रेशियोज को अगर देखा जाए तो उनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लेकर आएंगे तो इनका रेशियो हमेशा सेम आएगा। जैसे 2/6 है तो 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, 5/15 है 1/3, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो हमेशा अननोन कांस्टेंट निकालने के लिए आप या तो जो कांस्टेंट, मतलब आपको वो पेयर कंसीडर करना है, जैसे k की वैल्यू अगर सिर्फ एक जगह पर है तो आप जो भी k वाला टर्म है उसकी कंपैरिजन आप बाकी दो टर्म जिनमें k इंक्लूड नहीं है किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ऑल आर इक्वल। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये k वाले टर्म को एक k के साथ वाला टर्म और एक k के बिना वाला टर्म है ना, इंक्लूडिंग k एक एक्सक्लूडिंग k वाले टर्म को अपन को क्या करना है, आपस में कंपेयर करके यू कैन कि ऑल रेशियोज आर इक्वल, तो ये रेशो भी इक्वल है इसके, ये रेशो भी इसके इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू निकालना है तो हम किसी भी एक रेशो को हम कंसीडर करेंगे
ठीक है, कोई भी एक पेयर ऑफ रेशियोज को कंसिडर कर लेंगे और उसके बेसिस पर हम अननोन कांस्टेंट के की वैल्यू निकालेंगे। सपोज हमने फर्स्ट पेयर को कंसिडर किया तो 2/6 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3/-के, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -k इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और k इक्वल टू कितना हो गया, -9। k की जगह -9 अगर होगा तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। या फिर आप इन दोनों पेयर को कंसिडर किया, यू कैन टेक एज दिस पेयर एज अ कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उससे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। दोनों में से कोई भी एक पेयरिंग को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अब इस टर्म को कंसिडर किया तो रिजल्ट आपको तब भी सेम मिलेगा। जैसे माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -k इक्वल टू 9 और k इक्वल टू -9। तो इसका मतलब ये होगा फॉर k इक्वल टू -9 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। k की वैल्यू -9 के लिए, k की वैल्यू -9 के लिए हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमेशा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर k की जगह -9 होता तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते या इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते तो हमारे पास इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अदर लैंग्वेज में हम ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के साथ साथ नेचर ऑफ द लाइंस का, जैसे मैंने आपको बताया। अभी फिलहाल हम k इक्वल्स टू -9, ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा कि जहाँ पर कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट एक जगह पर आया हुआ है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का, तो इस तरह से अपन को वर्किंग करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी का एक और एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं विथ एन अनदर एग्जांपल, कि हमने मान लीजिए सपोज कंसिडर किया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए कि 4x + 5y इक्वल्स टू 3, 4x + 5y इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन है kx + 15y, kx + 15y इक्वल्स टू 9। यहाँ पर भी आपको क्या हो रहा है कि k जो है एक ही जगह पर आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करा जाएगा आपको कि इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। जैसे पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x + 5y, कांस्टेंट में को हमेशा लेफ्ट पे लाके राइट साइड पे हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, kx + 15y - 9 इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना, उसके बाद अपन कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के रिजल्ट्स हमें क्या मिल रहे हैं। कंपैरिजन करने पर a1 k है, सॉरी a1 इज अब 4 है, b1 आपके पास 5 है और c1 -3 है। a2 में अपने पास k है, b2 में 15 है और c2 में आपके पास -9 है। अब अगेन हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो उसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करने पर हमें रिजल्ट जो प्रोवाइड हो रहा है, रेशोज का जो वैल्यूज होती है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए तीनों रेशोज आपस में एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। दैट्स वाई हमने इनको प्लेस किया। a1 is 4, a2 is k, b1 is 5, b2 15, c1 -3 एंड c2 -9। ये अननोन कांस्टेंट वाले टर्म में एक ही टर्म है और बाकी दो टर्म्स में देयर इज नो अननोन कांस्टेंट्स, तो उनकी वैल्यूज़ के लिए आपके पास अगेन सिंगल अननोन कांस्टेंट वाला टर्म वाला क्वेश्चन है। इसमें बस ये था क्वेश्चन में चेंजेस कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, उसके बाद कंपैरिजन करिए, और कहीं ना कहीं रिजल्ट अपन को वही सेम अप्रोच, इस एक टर्म वो कंसिडर करना है जिसमें k है, एक टर्म वो कंसिडर करना है जिसमें k नहीं है, और उसके बाद आप कंपैरिजन करके रिजल्ट निकाल सकते हैं अननोन कांस्टेंट k का। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट पेयर को ही कंसिडर किया तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ रही 4 3 ज़ा 12। तो इसका मतलब है कि फॉर k = 12 के लिए
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड करेगा क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। के की वैल्यू अगर 12 रख दी जाए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और उनको सॉल्व करेंगे तो आंसर में हमेशा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इज इट क्लियर? दिस एग्जांपल नंबर 2। नाउ कंसीडर एग्जांपल नंबर 3। इस पर्टिकुलर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड कर रहा है, पर आपको उसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में एक नया अप्रोच, क्या चेंजेस। थर्ड एग्जांपल अपन ने कंसीडर किया जिसमें अननोन कांस्टेंट के मोर देन वन टर्म्स है। सपोज 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है k प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2k प्लस 1 टाइम्स ऑफ y minus 2 times of k minus 1 equals to 0. These are the two equations जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी हैं, लेकिन k के जो अननोन वाले कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं अकरिंग एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। तीनों डिफरेंट प्लेसेस पर आपको ये अननोन कांस्टेंट्स मिल रहे हैं। इनको सॉल्व करने का अपने पास तरीका क्या होगा। अगेन सबसे पहले तो आपको यू हैव टू कंपेयर ऑल दीज वैल्यूज़, कि आपको कोफिशिएंट से कंपेयर करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद अपन को जो रिजल्ट मिल रहा है उनमें कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइक a1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b1 इज़ 3, c1 इज़ -2। यहाँ पर a2 की वैल्यू है k प्लस 2, x का कोफिशिएंट, b2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज़ 2k plus 1, and third one c2 यार -2 टाइम्स ऑफ k minus 1। तो उस केस में हमारे पास ये तीनों कोफिशिएंट को हमने कंपेयर कर लिया। अब इस केस में हमें ये देखना है कि किस तरह से हम अननोन कांस्टेंट k क्या होना चाहिए जिसके लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस अपन को प्रोवाइड हो सके। तो हम जानते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है, इसके बेसिस पर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। हमने प्लेस किया रिजल्ट्स, मान लीजिए तो यह 2 अपॉन में k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में -2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1। ये तीनों रिजल्ट्स कोफिशिएंट को प्लेस करने पर हमें इस तरह से मिला। तीनों प्लेसेस पर k के टर्म्स हैं, तो उस अप्रोच में, उस पर्टिकुलर टर्म में, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स में हम लोग को करना क्या है, वही अगेन तीनों रेशोज आपस में इक्वल हैं, तो k की किस वैल्यू के लिए तीनों रेशोज आपस में इक्वल होंगे ये हमें सर्च करना है। तो जिसके लिए हम अगेन कंसीडर क्या करते हैं, पेयर्स को कंसीडर करना है। लाइक जैसे हमने कोई भी मान लीजिए फर्स्ट पेयर को कंसीडर किया, इससे हमें अननोन कांस्टेंट k की वैल्यू निकालना है, और जो k का रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमें हर एक टर्म में k का टर्म इंक्लूडेड दिया हुआ है उसमें, तो इस केस में हमें तीसरे टर्म को भी कंसीडर करते हुए एक पेयर ऑफ रेशोज को कंसीडर करना है, जिससे उस जो रिजल्ट को k की वैल्यू जो आई है उसको आपको टैली करना है कि यहाँ पर भी केस अगर अदर इस टर्म को इंक्लूड करते हुए फिर से कंपैरिजन करते हैं तो k की सेम वैल्यू आना चाहिए। जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को कंपेयर किया, तो इनको कंपेयर करने पर अपन को देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है हमें। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए टर्म मोर देन वन टर्म्स हैं जिसमें k कंटेन कर रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 से और 3 का मल्टीप्लाई k प्लस 2 से, रिजल्ट हो जा रहा है 2 2 4k, 2 1 2 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 6। k के टर्म एक तरफ और विदाउट k एक तरफ, तो हमारे पास ये होगा 3 के लेफ्ट में के माइनस और प्लस 2 इधर आया तो -2, दैट इज k 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब हुआ k की वैल्यू 4 रखने पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। लेकिन ये सफिशिएंट अभी नहीं है, क्योंकि आपने अभी तीसरे टर्म को, जहाँ पर k का और एक और टर्म भी है, अगर k तीनों टर्म्स में होगा तो k का कोई भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा रेशो नहीं होना चाहिए जिसको अपन कंसीडर ना करें, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब
के की उस वैल्यू के लिए तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म में का अपन ने कंपैरिजन करके रिजल्ट निकाल लिया। अब इस टर्म को इंक्लूड करना है। अब दोनों में से किसी भी एक टर्म को आप यूज़ करके इस रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इसको आप इंक्लूड करना है। तीसरे टर्म को भी इंक्लूड करके के का रिजल्ट निकालना, और दैट शुड बी ऑल्सो सेम आना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, मान लीजिए फर्स्ट और थर्ड टर्म को इंक्लूडेड किया, तो 2 अपॉन में k प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में -2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1। इस टर्म को इंक्लूड करना है, बिकॉज हमें चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों रेशियोज तो k के लिए इक्वल आ रहे हैं, पर k की इस वैल्यू के लिए ये रेशियो इसके इक्वल ना हो सकता, तो चेक करना है। इसलिए हमने इसको थर्ड टर्म को भी इंक्लूड किया। सॉल्व करने के लिए हमने -2 दोनों तरफ कोफिशिएंट है कैंसिल कर दिया 1 टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में देखिए क्या मिलेगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई हम k माइनस 1 से करते हो, यहाँ पर k प्लस 2 है, दैट इज 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू k प्लस 2, दैट इज 2k। k वाले टर्म को एक तरफ, तो यहाँ प्लस k तो माइनस k, और यहाँ पे आप -2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो दैट बिकम 2 प्लस 2, तो k इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। दोनों रिजल्ट सेम प्रोवाइड होना चाहिए। एक बार फर्स्ट सेकेंड, एक बार फर्स्ट थर्ड या सेकेंड थर्ड वाले टर्म्स का रेशो को कंपैरिजन किया, और उसके बेसिस पर हमें k की सेम वैल्यू मिली। दैट इम्प्लाइज रिजल्ट आया फाइनली कि फॉर k इक्वल टू 4 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइड infinite many solutions। आई थिंक सो इट इज क्लियर होगा आप सभी को। अगर ऑल द टर्म्स कैरिंग कर रहा है k अननोन कांस्टेंट, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 कंपैरिजन करना है, जिसमें तीनों टर्म को इंक्लूड करके 2 कंपैरिजन करना, और उनके बेसिस पर आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तब जाके अपन को मिलेगा कि हाँ डिसाइड होगा कि अगर दोनों वैल्यू सेम प्रोवाइड कर रहा है k की अननोन कांस्टेंट की, दैट मीन्स इट इज़ वेरी मच ट्रू कि k की अगर फेवर रखने पर दोनों यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं वो हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। इज इट क्लियर? तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपको ये अप्रोच आया। एक और एग्जांपल इसी कैटेगरी में, बिकॉज हम ये जानते हैं कि जो अननोन कांस्टेंट निकालने के लिए जो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन दी जाती है, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। बोर्ड पैटर्न के हिसाब से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में वही कैटेगरी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल को अपन कंसीडर करते हैं, और उसका अप्रोच देखते हैं कि इसमें रिजल्ट में कैसा क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि kx प्लस 3y माइनस में k माइनस 3 टाइम्स इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 12x प्लस ky माइनस में k टाइम्स इक्वल्स टू 0। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिनको सॉल्व करने पर अपन को अननोन कांस्टेंट k की वैल्यू निकालना है, और उनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन की कंडीशन वो अननोन कांस्टेंट की वैल्यू सेटिस्फाई करे, ये हमें रिजल्ट निकालना है। तो अगेन अप्रोच वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास अननोन कांस्टेंट तीनों जगह पर तो है, पर मिक्स्ड मींस दोनों इक्वेशंस में के कुछ कुछ टर्म्स हैं। तब अपन को क्या करना है, देखिए कंपैरिजन करा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ऑलरेडी, दोनों साइड पे राइट हैंड साइड पे जीरोज हैं, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब कंपैरिजन किया तो a1 की वैल्यू k, b1 इज 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ k माइनस 3, a2 इज इक्वल्स टू 12, b2 इज इक्वल्स टू k और c2 इक्वल्स टू माइनस k। ये कंपैरिजन करने पे सबसे पहले रेशियोज आपने कंसिडर कर लिए। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बेसिस पर हम कोफिशिएंट्स को प्लेस करेंगे। तो a1 इज k डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू b1 इज 3 बाय k, और c1 है माइनस टाइम्स ऑफ k माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस k टाइम। इसमें भी आप देख रहे हैं कि तीनों जगह पर k के टर्म्स हैं,
लास्ट क्वेश्चन की जैसे फिर से हमें क्या करना है, कोई भी दो पेयर को कंपेयर करना है और उनसे रिजल्ट्स निकालना है। मान लीजिए हमने पहला अप्रोच करा कि K/12 पहला पेयर कंसिडर किया, तो उसके बेसिस पर हमें देखते हैं कि K का क्या रिजल्ट मिलता है। हमने कंपेयर किया पहले पेयर को बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अपन को रिजल्ट मिला K इंटू K दैट इज K², 12 इंटू 3 36, K² इक्वल टू 36। तो K की वैल्यू जो है वो सिर्फ 6 नहीं आएगी, प्लस माइनस 6 आएगी, बिकॉज K² 36 है तो K का अंडर रूट ऑफ 36। वी हैव नोन दैट कि अगर वेरिएबल पावर 2 के टर्म्स में है तो उसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको रिजल्ट्स में, क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। सो K की दो पॉसिबल वैल्यूज है, K इक्वल टू +6, K इक्वल टू -6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देयर। सो दो पॉसिबल रिजल्ट्स। अब चेक करते हैं हम कि मान लीजिए ये अप्रोच हम दूसरे किसी पेयर पे अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने सेकेंड एंड थर्ड को अब अप्रोच किया, थर्ड टर्म को अब इंक्लूड करना है कंपैरिजन में, क्योंकि हमें सेम वैल्यू ऑफ K निकालना है। तो मान लीजिए सेकेंड एंड थर्ड पेयर को कंपेयर किया आपने, तो माइनस टाइम्स ऑफ K -3 डिवाइडेड बाय -K है, माइनस माइनस गॉट कैंसिल आउट। अब यहाँ से K को कैंसिल नहीं कर देंगे आप, क्योंकि सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है कि वो लीनियर बन रही इक्वेशन या क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स वेरिएबल की पावर 2 होगी तो उसका दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, अगर लीनियर बनती है तो उसका एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें इस तरह का कुछ रिजल्ट मिला, K में रिजल्ट इसका, 3 में इसका, दैट बिकम K² माइनस में 3K इज इक्वल टू 3K, और K² -3K प्लस 3K, यहाँ से 3K था यहाँ पे लेकर आए तो -3K इक्वल टू 0, और बिकम्स K² माइनस में 6K इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है तो उसके दो आंसर्स होंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि जब आपके पास K² का टर्म है, K का टर्म है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि आप K कॉमन निकाल लीजिए, तो K -6 बचा, यानी इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर K इक्वल टू 0 होगा और K -6 इक्वल्स टू 0 होगा, या तो K इक्वल टू 0 होगा या K -6 इक्वल्स टू 0 होगा। K -6 अगर 0 के बराबर है तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये K जो है, ये पर्टिकुलर पेयर को कंपैरिजन करने पर अपन को K का रिजल्ट कितना मिल रहा है, 0,6, और पहले वाले अपन ने रिजल्ट को निकाला था उससे रिजल्ट आ रहा है +6 -6, और यहाँ पर आ रहा है सेकेंड पेयर को कंपैरिजन करने पर इधर K की वैल्यू 0 और 6। इस तरह की सिचुएशन है तो K इक्वल टू, इसमें क्या मिल रहा है, दो रिजल्ट 6 और -6, और यहाँ पे रिजल्ट हो रहा है 0 और 6। तो इस तरह की सिचुएशन कभी भी जनरेट हो तो जो कॉमन वैल्यूज होती है वही उसका सोल्यूशन होता है। ये 6 और -6 के लिए पेयर सेटिस्फाई हो रहा है और ये 0 और 6 के लिए, तो दोनों में कॉमन क्या टर्म है, 6 यहाँ पर भी है एज वेल एज 6 यहाँ पर भी जनरेट हो रहा है। तो दोनों में से जो कॉमन सोल्यूशन होता है उसको अपन को आंसर मानते हैं, उसकी अननोन कांस्टेंट। देयरफॉर अगर आपके पास K 6 और -6 पहले रिजल्ट्स मिल रहा है और K मिल रहा है दूसरे में 0 और 6, तो जो कॉमन सोल्यूशन है वो हमारा आंसर होगा। तो फाइनली आंसर मिलेगा K इक्वल टू 6। K इक्वल टू 6 के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, फॉर K इक्वल टू 6 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड द इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन जनरेट हो जिसमें K के अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जो कॉमन रिजल्ट होता है, जो दोनों में सेम वैल्यू होती है, वही उसका आंसर होता है। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए आपको करना क्या है कि अगर सिंगल टर्म K है तो आपको एक टर्म K एक विदाउट K वाले टर्म को कंपेयर कर लेंगे और उसका रिजल्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे अननोन कांस्टेंट का। अगर K के टर्म तीनों जगह इंक्लूडेड है तो कम से कम आपको दो कंपैरिजन करनी है, K के तीनों टर्म को इंक्लूड करते हुए, तीनों रेशोज को इंक्लूड करते हुए कंपैरिजन करनी है, और उसके बेसिस पर हमें K का रिजल्ट निकालना है। एटलीस्ट दो पेयर की कंपैरिजन करना कंपलसरी है।
अगर सेम रिजल्ट आ रहा तो वही आंसर है, अगर डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं और उनमें कोई एक कॉमन सोल्यूशन है तो जो कॉमन सोल्यूशन होगा वही सिर्फ फाइनल रिजल्ट होगा। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में k = 6 जो है वो फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन से रिलेटेड वन मोर क्वेश्चन, जिसमें कैटेगरी में हमेशा हमें सॉल्व करने के लिए कई बार मिलते हैं कि दो क्वेश्चंस, लाइक दो कोफिशिएंट्स, जैसे अननोन कांस्टेंट k था, अब हमारे पास मान लीजिए दो अननोन कांस्टेंट है, आइदर a एंड b और वी कैन से p एंड q। इस तरह से आपके पास क्या हो सकता है, दो रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, a और b, p, q, दो अननोन कांस्टेंट्स हैं, उनको आपको निकालना है। एक a का a टर्म भी इंक्लूडेड है, b भी है, या p, q दोनों टर्म्स इंक्लूडेड है, और कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को। तो आपको ये पता करना है कि क्या वैल्यूज़ होंगी a और b की अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उनमें अननोन कांस्टेंट a और b की वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी। जिसके लिए अपने एग्जांपल एक कंसीडर किया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, 2x + 3y = 7 एंड अनदर इक्वेशन है a - b टाइम्स ऑफ x प्लस a + b टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 3a + b - 2। दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें अननोन कांस्टेंट दो हैं, सिंगल नहीं है, अब a और b नाम से दो अननोन कांस्टेंट्स हैं, तो उनको आप कैसे सॉल्व करोगे ये अपने पास दिखता है। सबसे पहला काम तो वही है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा कि का मतलब कांस्टेंट को ऑन द लेफ्ट लाकर राइट साइड पे ज़ीरो बनाना। इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें जो कांस्टेंट टर्म है जो राइट पे लिखा गया, अब तीनों का साइन बदलने से बेटर है, तीनों टर्म को अपन को लेफ्ट में लेकर आना है, तीनों साइन को अगर चेंज करेंगे तो अपोजिट आएगा। उससे बेटर क्या है कि ये सारे टर्म्स को कंबाइंडली टर्म्स एक सिंगल टर्म मान लेते हैं, तो पूरे टर्म को अगर आप शिफ्ट करते तो ओवरऑल हमारे पास साइन आ जाएगा किसका, माइनस का। तो माइनस टाइम्स ऑफ 3a + b - 2 = 0। इस पूरे टर्म को अपन ने क्या मान लिया, सिंगल टर्म मान लिया, और पूरे टर्म को, क्योंकि सारे टर्म्स को अपन को लेफ्ट में लेकर आना, तो अपन ने कंबाइंडली ये मान लिया कि सिंगल टर्म है, तो इसके आगे जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो उसका अपोजिट साइन, यानी यहाँ पे प्लस है तो अपन ने कंसिडर कर लिया कि ओवरऑल पूरे एक टर्म माना, और इसका पहला साइन प्लस है तो ओवरऑल पूरे टर्म को माइनस करने पर ये टर्म का कोफिशिएंट माइनस साइन हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। इसके बेसिस पर अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो a1 अपने पास 2 है, b1 3 है, और c1 कितना है, -7 है। अगर हम a2 को कंपेयर करें तो a - b है। अगर हम कंपैरिजन करें किसको, b2 को, तो a + b है, और अगर हम c2 को कंपेयर करें तो माइनस टाइम्स ऑफ 3a + b - 2, ये टर्म आपका c2 है। अब अगर हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन को फॉलो करते हैं तो उस केस में हम जानते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए जो रिजल्ट होता है हमारे पास, वो तीनों रेशोज़ के वैल्यूज़ हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में हमने कंसिडर क्या किया, तीनों रेशोज़ का पेयर ले लिया और यहाँ प्लेस करते हैं, दैट बिकम 2 में a - b इज इक्वल्स टू 3 में a + b इज इक्वल टू -7 में माइनस टाइम्स ऑफ 3a + b - 2। तब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वही अगेन कि अननोन कांस्टेंट तीनों जगह पर है, तो कंपैरिजन करना है दो पेयर्स की। मान लीजिए पहले अपन ने इसको कंपेयर किया, फर्स्ट सेकंड टर्म को, फर्स्ट सेकंड रेशियोज़ को, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर अपन परफॉर्म करते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ a - b विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a + b, दैट इज 3a माइनस में 3b इक्वल टू 2a + 2b। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप या तो ये कर सकते हैं कि इक्वेशन ये बना लें जिसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड्स आगे सॉल्व करेंगे, लाइक a के टर्म एक तरफ, तो यहाँ से 2a तो यहाँ पे -2a हो जाएगा, और b के तरफ दोनों, तो 2b यहाँ पे पहले से था, या -3b मिलके +3b हो गया, दैट बिकम a = 5b। एक रिलेशन मिला बिकॉज इसमें अननोन कांस्टेंट सिंगल नहीं है, सिंगल होता तो रिजल्ट आ जाता, उसकी वैल्यू आ जाती है, पर यहाँ पर दो अननोन कांस्टेंट है इसलिए इक्वेशन बनेंगी, लीनियर इक्वेशन इन
2 वेरिएबल्स। इसी तरह से आपको कोई दूसरा पेयर कंसीडर करना और उसको आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल हमने अगेन सेकेंड एंड थर्ड रेशो को कंसीडर किया, क्योंकि आपको थर्ड टर्म को भी इंक्लूड करना है कंपैरिजन में, और वैसे भी ये 2 वेरिएबल है, तो एटलीस्ट अपन को 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिनसे ए और बी की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करें। तो सेकेंड एंड थर्ड रेशो को कंसीडर किया तो रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। ये माइनस माइनस कॉस्ट कैंसिल आउट, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 times of 3a plus b minus 2 and 7 times of a plus b. That become 9a plus 3b minus 6 is equal to 7a plus 7b. That become 9a minus में इसको आप यहाँ ले आएंगे a और b के टर्म को लेफ्ट में, तो 7a प्लस में 3b माइनस में 7b और 6 यहाँ पर लेगा तो माइनस 6 का प्लस 6. That implies 2a माइनस में 4b इक्वल टू 6 है। और चाहे तो आसान कर सकते हैं, a माइनस 2b इक्वल टू 3 आ रहा है आपके पास। a इक्वल टू 5b आपने रिप्लेस कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सपोज इक्वेशन नंबर 2 इज देयर, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ज़्यादा ईजियर फॉर्मेट में a की वैल्यू 5b है तो सीधे रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। a इक्वल टू 5b है तो 5b रिप्लेस कर दिया, तो आपने मान लीजिए इसको अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। फर्स्ट इक्वेशन से आपने रखा, रिप्लेस कर दिया, तो 5 की a की वैल्यू 5b रिप्लेस कर दी, तो ये आंसर आ गया 3b इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 1 आ गया। सॉल्व करने पर अननोन कांस्टेंट b की वैल्यू जो है दैट इज 1 आ गई है। अब फाइनली a की वैल्यू की कैसे करना है, तो a वैल्यू अपन को दिख ही रहा है, क्योंकि फ्रॉम 1 से हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है 5b है, तो b की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 आ चुकी है तो a की वैल्यू 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो इसमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला, a इक्वल टू 5 और b इक्वल्स टू 1 उन अननोन कांस्टेंट की वैल्यूज हैं। यानी अगर आप a की जगह 5 प्लेस करें और b की जगह 1 रख दें यहाँ पर, तो उनसे जो इक्वेशंस बनेंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो फॉर्मेशन होंगी, उनको सिंप्लीफिकेशन, उनको सॉल्व करने पर आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। तो दिस इज द एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें 2 अननोन कांस्टेंट हैं और जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इन क्वेश्चंस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन के गए, आपको ग्राफिकल मेथड का कोइंसिडेंट लाइंस का कॉन्सेप्ट पूछा था कि कोइंसिडेंट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे जनरेट होंगी। वैसे ही आपको मालूम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको जो लाइंस बनती हैं वो हमेशा कोइंसिडेंट होती हैं। तो आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड कोइंसिडेंट लाइंस। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको जनरेट हो सकता है जिसमें 2 कोई भी सिंपल सी इक्वेशन आपको दी जा सकती हैं और उसमें एक अननोन कांस्टेंट k निकालना है, लाइक 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है। आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकालने के लिए मान लीजिए किसी एक जगह पर kx प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये पूछा जा रहा है कि कोइंसिडेंट लाइंस कब मिलेंगी k की किस वैल्यू के लिए। तो आप वही कंपैरिजन करेंगे, a1 अपॉन में a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 शुड बी इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। तो इसको आपने देखा कि एक ही जगह पर है तो आपने कोई एक पेयर ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा। कोई भी एक पेयर कंसिडर कर लिया जिससे अननोन कांस्टेंट मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3k इज इक्वल्स टू 12 है, तो k इक्वल टू क्या मिला 4। k इक्वल टू 4 के लिए अगर प्लेस करते हैं तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करने पर लाइंस कैसे बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में कि कोइंसिडेंट लाइंस या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट लाइंस प्रोवाइड करने के लिए कंडीशन इज सेम, दोनों को अप्रोच ऐसे ही फॉलो करना और आपको रिजल्ट निकालना है।
इज इट क्लियर? अब आपको थर्ड एंड फाइनल केस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि अगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर अपन को नो सॉल्यूशन जनरेट हो तो उस केस में कैसे हम अननोन कांस्टेंट के की वैल्यू को निकालेंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें कि नो सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उनका रिजल्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने कंसीडर किया नो सॉल्यूशन के लिए एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एग्जांपल कंसीडर किया, एग्जांपल 1, ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 2x माइनस में ky प्लस 3 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस में 2y माइनस 1 = 0। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। तो उसके लिए आपके पास k की वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके लिए इनको सॉल्व करने पर नो सॉल्यूशन जनरेट हो। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, बिल्कुल सही है, कंपैरिजन किया। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे तो अपन को रिजल्ट मिलेगा a1 की वैल्यू 2, b1 इज माइनस k और c1 इज इक्वल्स टू 3, a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू k, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये आपको ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कंपैरिजन करने पर कोफिशिएंट का रिजल्ट आपको ये मिला। अब हम जानते हैं कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि a1 और a2 आपस में इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 से, लेकिन इनका रेशो c1 बाई c2 से के रेशो से इक्वल ना हो। तब हम क्या करेंगे उस केस में? तब उस केस में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा, हमने इनको कंपैरिजन किया रेशोज को, इनको यहाँ सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। तो ये हो गया 2/3 इज इक्वल्स टू b1 इज माइनस k डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3/-1। अब एक साइन इक्वल का है और एक नॉट इक्वल है। इसका मतलब है ये रेशोज तो इक्वल होना चाहिए पर इनकी जो वैल्यूज आएगी वो c1/c2 के इक्वल ना हो। तो k की कोई ऐसी वैल्यू आपको सर्च करना है जिसके लिए फर्स्ट पेयर यानी a1 a2 और b1 b2 का पेयर तो क्या हो, एक दूसरे के इक्वल आए रेशोज, लेकिन वो रेशो c1 c2 के इक्वल के रेशो के इक्वल ना आए। तो हमने इसका रिजल्ट जो होता है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे इसका रिजल्ट हमेशा इक्वल टू के टर्म्स में होगा। कि इक्वल टू के टर्म्स मतलब जो a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करेंगे और उसमें अननोन कांस्टेंट अगर प्रेजेंट होता है तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। और इसको चेक करना ज़रूर है कि उस k की वैल्यू के लिए c1 और c2 का रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप पहले ही एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें फर्स्ट और थर्ड पेयर को, तो आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा है ये रेशो 2/3 है और ये रेशो 3/-1 है। तो वैसे ही भी एक दूसरे के वो इक्वल नहीं है रेशोज़। इसका मतलब k का रिज़ल्ट हमारे पास जो आएगा वो जनरली ऐसी वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा जो 2/3 प्रोवाइड करेगा पर 3/-1 कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। वैसे दिख रहा है, लेकिन फिर भी अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच पहले ये करिए जो इक्वल टू वाला पार्ट है उनको कंपैरिजन करके आप अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। लाइक 2/3 इक्वल टू किसके बराबर है? -k/2k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k = 4। दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू कितना आ गया? -4/3। k की वैल्यू कितनी आ गई? -4/3। k का रिजल्ट -4/3 है। अब k का रिजल्ट -4/3 है, अगर यहाँ पे हम प्लेस करें और सॉल्व करके, मतलब -4/3 के ये दोनों रिजल्ट तो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे ही होंगे, पर वो रिजल्ट c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आप k की वैल्यू -4/3 यहाँ रिप्लेस करते हैं, क्लियर, तो वो हमेशा तीसरा रिजल्ट जो c1/c2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है 3 नीचे आ जाएगा तो 4/6 = 3/-1 दैट इज 2/3। ये रिजल्ट वही प्रोवाइड कर रहा है जो ऑलरेडी अननोन कांस्टेंट था। तो हमारे पास इसका मतलब है k की उस वैल्यू के लिए तीसरा रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपने k की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करी तो ये रिजल्ट, ये वर्किंग आपको जो है एज सच
फेयर वर्किंग में आप दिखा भी सकते हैं कि k की वैल्यू अगर माइनस में 4/3 आ रही है तो उस 4/3 वैल्यू के लिए C1 और C2 का रेशो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों रेशोज इक्वल नहीं आ रहे हैं दैट इम्प्लाइज k की वो वैल्यू सही है जिसके लिए फर्स्ट टू पेयर मतलब A1 अपन में A2 और B1 अपन में B2 का रेशो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन उनके लिए C1 C2 इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हमारी नो सोल्यूशन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये k का रिजल्ट। देयरफॉर वी कैन से k इक्वल टू -4/3 के लिए वी कैन से for k equal to -4/3 the given pair of linear equations provide no solution। आपको इनफाइनाइट नो सोल्यूशन मिलेगा k की वैल्यू किसके लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए -4/3 रखने पर आपको -4/3 होगा k की वैल्यू, तो आपको हमेशा लाइंस जो बनेंगी मतलब इससे जो मिलने वाला जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन होगा। और इनको सॉल्व करने पर अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो कैसी लाइंस बनती हैं, नो सोल्यूशन में हमेशा लाइंस पैरेलल बनती हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि k की किस वैल्यू के लिए लीनियर इक्वेशंस, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पैरेलल लाइन जनरेट करेंगी। तो पैरेलल लाइन का मतलब नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन में रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो आपको रिजल्ट कैसे निकालना है, इक्वल वाले पार्ट को कंपेयर करके उसमें k का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको चेक जरूर से करना कि C1/C2 के इक्वल वो ना हो। इसी कैटेगरी में एक और एग्जांपल अपन देखते हैं नो सोल्यूशन के केस में, कि मान लीजिए आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और उनको हमें नो सोल्यूशन की कंडीशन के लिए गिवन है। फॉर एग्जांपल kx + 3y - 3 = 0 और 12x + ky -6 = 0। k की वैल्यू निकाली है जिसके लिए रिजल्ट नो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपैरिजन करने पर यहाँ पर a1 कितना है, k है, b1 कितना है, 3 है, c1 कितना है, -3 है, a2 कितना है, 12, b2 k, c2 -6। एक डिफरेंट क्वेश्चन। अब अगेन हम कंपैरिजन करके कोफिशिएंट्स निकाल लिया, कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर करते हैं मान लीजिए, तो हमें रिजल्ट्स में क्या मिलेगा। यहाँ पे प्लेस किया k/12 = 3/k is not equals to 3/-3/-6। तो हमें कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया रेशोज में। अब रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट्स अपन को इन दोनों पार्ट्स को जो इक्वल पार्ट है वो कंपैरिजन करके मिलता है, पर वो चेक ज़रूर से करना है कि k की उस वैल्यू के लिए C1 और C2 का रेशो इक्वल ना हो। दैट्स वाई इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k² = 36, अगेन k = +-6 रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, k की वैल्यू दैट इज वी कैन से +-6, यानी आइदर k का रिजल्ट 6 और -6 फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। अब k की वैल्यू 6 रखने पर और k की वैल्यू -6 रखने पर C1 और C2 के रेशो को चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ एप्लीकेबल है, मतलब दोनों वैल्यूज़ अलाउड हैं, k की दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं जिनके लिए C1 C2 रेशो इक्वल नहीं आ रहा है, या दोनों में से कोई एक, या सपोज दोनों नहीं। तो उसके लिए हमने करना क्या होता है कि 1 by 1 एक बार वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। पहले अपन ने क्या करा, k = 6 रख कर देखा, मान लीजिए k = 6 प्लेस करके देखा। k = 6 प्लेस करने पर आपको चेक करना है कि वो रिजल्ट C1 और C2 के रेशो के बराबर ना है। मान लीजिए यही पेयर को कंसिडर कर लिया, 3/k = -3/-6। k की जगह अपन ने 6 रिप्लेस किया, तो हम देख रहे हैं कि माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये दोनों वैल्यूज़ हाफ आ रही हैं, 1/2, दोनों रेशोज़ इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू अगर 6 प्लेस कर रहे हैं तो b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, और a1 वो तो b1 b2 a1 a2 के तो इक्वल था ही पहले से। यानी ये अगर 6 रखते हैं तो अब 6 के लिए हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कौन सा,
इनफाइनाइट मेन्यू सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज तीनों रेशोज के इक्वल टू 6 रखने पर तीनों रेशोज इक्वल आएंगे। देखिए यहाँ पे भी रख के देख सकते हैं 6/12 यानी 1/2, 3/6 1/2, 3/6 1/2, तीनों का रिजल्ट हाफ आ रहा है। कब? जब के की वैल्यू 6 प्लेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 6 हमारे लिए नो सोल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो के इक्वल टू 6 हमारे पास जो है वो तो रिजल्ट नहीं है। अब हम दूसरे रिजल्ट को टैली करेंगे। अब हमने क्या करा, के इक्वल टू -6 रख कर देखा कोई भी पेयर को, जैसे यही पेयर को कंसिडर किया 3 के इक्वल टू -3 -6 है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1/2 ही आ रहा है। एंड यहाँ पर के के रिजल्ट को अपन ने यहाँ पे रिप्लेस करेंगे -6 से, तो कैंसिलेशन करने पर ये -½ आ रहा है और ये आ रहा है हाफ। दिस इम्प्लाइज हाफ, -½ जो होता है वो हाफ के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे दिख रहा है कि इसको पहले रेशो को सॉल्व किया के इक्वल टू -6 के लिए तो -½ मिल रहा है, और राइट साइड वाला C1 C2 का रेशो जो है वो 1/2 मिल रहा है। तो दोनों रेशोज आपस में इक्वल नहीं है, चाहे साइन का ही डिफरेंस हो पर डिफरेंस है, दोनों रेशोज आर नॉट सेम। सो इसका मतलब ये हुआ कि के इक्वल टू 6 के लिए तो ये इनफाइनाइट मेन्यू सोल्यूशन दे रहा था, C1 C2 इक्वल नहीं आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, लेकिन के इक्वल टू -6 के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो B1 और B2 का रेशो C1 और C2 के रेशो के इक्वल नहीं है, जो हमारी रिक्वायर्ड नो सोल्यूशन की कंडीशन है। और बट ऑब्वियस ये तो होगा कि A1 A2 मतलब -6 के लिए A1 A2 और B1 B2 इक्वल ही होंगे, -6/12 यानी -½ ये भी -½ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन C1 और C2 का रेशो कितना आ रहा है 1/2, हाफ आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि के इक्वल टू -6 के लिए A1 और A2 का रेशो आपस में इक्वल हो रहा है, लेकिन C1 और C2 का रेशो आपस में इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज के इक्वल टू 6 उसका सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई के इक्वल टू 6 नहीं कर रहा है। ओनली के इक्वल टू -6 provides the solution of या condition for satisfy the provide the condition of no solution। नो सोल्यूशन की कौन सा कंडीशन को कौन प्रोवाइड कर रहा है, के की वैल्यू जब -6 हो रही है। के की अगर -6 होगा तब इक्वेशंस इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर के इक्वल टू 6 हो रहा है तो वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन को जनरेट कर रहा है, नो सोल्यूशन को जनरेट नहीं कर रहा। नो सोल्यूशन को जनरेट करने के लिए के की वैल्यू क्या होना चाहिए, ओनली -6। इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा के इक्वल टू -6 प्रोवाइड द कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की कंडीशन के लिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नो सोल्यूशन का, नो सोल्यूशन के लिए यानी के की वैल्यू अगर -6 होगी, यहाँ रिप्लेस करेंगे के की जगह -6, तो हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर नो सोल्यूशन मिलेगा, पैरेलल लाइंस जनरेट होंगी, बाकी 6 पर आपको नहीं मिल रहा। तो इसलिए फाइनल आंसर में अपन को ये ध्यान रखना है कि C1 C2 के रेशो से ज़रूर से कंपैरिजन करना है कि वो रेशो इनके बराबर ना आ जाए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। A1 ओपन में A2 का रेशो B1 B2 के इक्वल तो हो, लेकिन C1 C2 के इक्वल रेशो के बराबर ना मिले, वो वैल्यू ऑफ के नो सोल्यूशन का फाइनल आंसर होता है। Is it clear? So this is the again a question related to no solutions related. One more question related to no solution is there कि मान लीजिए अपन को कंसिडर करना है कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे इक्वेशंस हैं, थर्ड एग्जांपल कि 3x + y = 1 एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 2k - 1 टाइम्स ऑफ x प्लस में k - 1 टाइम्स ऑफ y = 2k + 1। आपको पता करना है कि इनके लिए नो सोल्यूशन की कंडीशन कब जनरेट होगी, के की किस वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले सोल्यूशन में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना कि 3x + y, अगर कांस्टेंट राइट पे है तो उसको सबसे पहले लेफ्ट पे लाके राइट साइड पे 0 जनरेट करना। इसके बाद अपन को फिर से सेकेंड इक्वेशन के लिए वही अप्रोच, तो 2k - 1 टाइम्स ऑफ x प्लस k - 1 टाइम्स ऑफ y है, ये कांस्टेंट टर्म है जो राइट पर है, तो आप लेकर आएंगे तो इसको क्या करिए, कंबाइंड टर्म अगेन मानकर ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, जिससे राइट साइड पे 0 आ जाएगा। ये पूरा होल टर्म कैरिंग माइनस साइन लेफ्ट में ले आते हैं, ठीक है, इसको ट्रांसपोज करके। अब आप कंपेयर करेंगे किससे, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन से।
तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा, A1 3 मिलेगा, B1 1, C1 इज -1, A2 आपको मिल रहा है 2k -1, B2 मिल रहा है आपको k -1 और C2 मिल रहा है आपको माइनस टाइम्स ऑफ 2k + 1। ये आपको डिफरेंट रेशोज आर गिवन, तीनों रेशोज आपको मिल गए। अब अगेन फिर से नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 का रेशो B1/B2 के बराबर होना चाहिए और वो रेशो C1 और C2 के रेशो के बराबर ना हो, जिसके बेसिस पर हम अननोन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। पहले रिप्लेस किया कोफिशिएंट्स को, दैट इज 3/2k - 1 इज इक्वल्स टू 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू -1/में माइनस टाइम्स ऑफ 2k + 1। अब अगेन नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए ये आपने कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दिया। अब अननोन कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, अगेन फिर से इक्वल पार्ट को रेशोज को कंपेयर करके रिजल्ट ऑफ के निकालना है। जैसे आपने देखा कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जनरेट होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ k - 1 इक्वल टू 1 टाइम ऑफ 2k - 1, दैट बिकम 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1 और 3k - 2k, k को एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ और जो अननोन कांस्टेंट वाला k वाला टर्म है वो एक तरफ, दैट बिकम k इक्वल टू 2 आ रहा है। सॉल्व करने पर k की वैल्यू क्या मिली अपन को, 2 मिल गई। अब वही अप्रोच कि k का रिजल्ट फाइनली 2 है, लेकिन क्या उस k की वैल्यू के लिए ये C1 और C2 का जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने किसी भी दोनों में से किसी एक पेयर को, जैसे आसान पेयर 1/k - 1 है, इसको हम कंपैरिजन करेंगे कि हम k की जगह 2 रिप्लेस करना है और चेक करना है कि -1/- टाइम्स ऑफ 2k + 1 में k की उस वैल्यू के लिए दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं या अनइक्वल आ रहे हैं। तो k 2 प्लेस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो दिस इम्प्लाइज 1/k - हमने k की वैल्यू 2 प्लेस करके देखी। अब चेक ये करना कि हमें जो थर्ड रेशो है वो k की इस वैल्यू के लिए सेम नहीं आना चाहिए, तब अपनी नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि k = 2 के लिए ये पर्टिकुलर रेशोज, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक रेशो का पेयर ले लिया और तीसरा पेयर हमने अननोन कांस्टेंट का तीसरा पेयर जिसको हमने अभी कंसीडर नहीं किया था उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे k = 2 रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, k की जगह 2 रिप्लेस करने पे 1/2 - 1, 2 - 1 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1, 1/1 यानी 1। तो इस रेशो का जो A1/A2 या B1/B2 का जो रेशो है दैट बिकम्स 1 आ रहा है। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे C1/C2 में, तो k की जगह अगर आपने 2 रिप्लेस किया तो 2 2 = 4 + 1, दैट बिकम कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर जो रिजल्ट हमने B1/B2 से निकाला था जो ऑलरेडी A1/A2 के इक्वल था, k की वैल्यू 2 रखने पर C1/C2 का रेशो इसके इक्वल नहीं आया, जो हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दैट्स वाई हम ये देख रहे हैं कि अगर नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो यही उसका आंसर है कि जिसके लिए A1/A2 के रेशोज तो इक्वल हैं पर C1/C2 का रेशो इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज वी कैन से कि फॉर k = 2 द पेयर ऑफ linear equations provide no solution। तो नो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली k की क्या वैल्यू है, k = 2। तो k = 2 क्या है, इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली अननोन कांस्टेंट k की वैल्यू है। तो फाइनल आंसर k = 2 जो हमारे पास इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फाइनल आंसर k = 2। तो अभी तक इस लेक्चर में आपने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर यूनिक या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले अननोन कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
अननोन कांस्टेंट सिंगल भी हो सकता है जैसे के या कोई पी वैल्यू, और मोर देन वन यानी 2 अननोन कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन के लिए अननोन कांस्टेंट की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये काफ़ी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम कंडीशन फॉर, मतलब आप न्यूमेरिकल के साथ साथ ग्राफिकल मेथड का, कि जैसे यूनिक सोल्यूशन हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को प्रोवाइड करने के लिए अननोन कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वी कैन से कि हम कोइंसिडेंट लाइंस के लिए और पैरेलल लाइंस के लिए भी अननोन कांस्टेंट का क्या होना चाहिए। ये कंडीशन हमने आज इसमें सीखी।